जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग जो बाकी जो टॉपिक था ये पार्ट 2 है। इससे पहले जो वीडियो बना वो पार्ट 1 था। उसमें आप बाकी देख लेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक विभाजन है वो कैसे हुआ है। तो आज की जो वीडियो है वो आगे जो हम लोग बढ़ेंगे ये पार्ट 2 है। तो पहले वाला वीडियो भी आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ पे जितनी भी वीडियोस बन चुकी हैं छत्तीसगढ़ वाली वो आपको मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्वी बघेलखंड का पठार कहाँ कहाँ कैसे कैसे फैला हुआ है। तो इसका विस्तार हमको बेसिकली देखने को मिलता है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर वाला जो जिला है वहाँ पे। जो पूर्वी बघेलखंड वाला जो हिस्सा है ना, ऐसा चोंच जैसा हिस्सा है जो वहाँ पे। दूसरा आपका कोरिया में, सूरजपुर में, और सरगुजा का जो मेन पार्ट वाला इलाका है उसको छोड़ के, और बलरामपुर का जो सामरी पार्ट वाला तहसील है ना उसको छोड़ के बाकी जो सरगुजा है और बलरामपुर में भी ये फैला हुआ दिखाई देता है। ये किसका भाग है? ये बघेलखंड के पठार का पूर्वी भाग है ना, पूर्वी भाग जो 47.32% जो है बघेलखंड के पठार का हिस्सा यहाँ पे देखने को मिलता है। लगभग आधा हिस्सा छत्तीसगढ़ में, आधा हिस्सा मध्य प्रदेश की ओर देखने को मिलेगा। वहीं क्षेत्रफल की बात करें तो ये 21,863 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। प्रतिशत की दृष्टि से 16.16 यानी 16.16 जो है आपका 16.16% जो है छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का यह हिस्सा है। इसका जो ढाल है ना वो उत्तर की ओर है, इसीलिए यहाँ पे जो नदियाँ बहती है वो उत्तर दिशा की ओर जो नदियाँ बहती हैं उनमें जाके मिल जाती है। जो नदी अपवाह तंत्र है ना, इसीलिए सोन गंगा या गंगा नदी अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उत्तर दिशा में जो गंगा नदी बहती है उसमें ये प्रमुख नदियाँ जाके मिल जाती हैं। तो कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ यहाँ पे बहती हैं? बनास, गोपत, रिहंद, कन्हार, बिजाल इत्यादि जो है यहाँ पे मुख्य नदियों में शामिल हैं। इसका जो घेराव है ना वो पूर्वी बघेलखंड का पठार का जो देवगढ़ तथा छुरी पहाड़ियों के मध्य पे देखने को मिलता है। और इसका बनावट कैसा है? गोंडवाना शैलक्रम का है, इसलिए सरगुजा बेसिन पे जो देखने को मिलता है वैसा इसका बनावट है। युग देखेंगे तो जुरासिक युगीन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं गौर से देखना चाहिए आपको, ताकि कभी भी भविष्य में आए ऐसे क्वेश्चन तो आपसे छूटे नहीं। मुख्य रूप से यहाँ पे खनिज के रूप में कोयला पाया जाता है, ठीक है, और मिट्टी जो है लाल पीली मिट्टी है, इसलिए मक्का और मोटे अनाज यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। जल विभाजक के रूप में महानदी अपवाह तंत्र और गंगा नदी अपवाह तंत्र को ये बीच से विभाजित करता है। इधर पे गंगा नदी है और इधर नीचे पे महानदी जो है आपकी अपवाह तंत्र बहती है। घाटी के रूप में जो नदियां बहती हैं जैसे बनास, रंपर, गोपत नदियां ये घाटी बनाती हैं जो उत्तर पश्चिम सीमा तथा उत्तर से प्रवाहित होती हुई सकरी घाटी का निर्माण करती हैं। और मध्यवर्ती मैदान तथा उत्तरी पात को रिहंद तथा कन्हार नदी अलग करती है। ध्यान देंगे, जो मध्यवर्ती मैदान है ना और उत्तरी जो पाट प्रदेश है उसको रिहंद और कन्हार नदी अलग करती हैं। पहाड़ियों के रूप में प्रदेश के जो पश्चिमी भाग जो है ना, जो चांद भगार और कोरिया वाला जो क्षेत्र है उसमें मटीले बलवा पत्थर का जो विषम पहाड़ियाँ हैं वो देखने को मिलती हैं। ये पहाड़ियाँ अक्सर वहाँ पे देखने को मिलती हैं। ऊंची चोटी में देखेंगे तो देवगढ़ की पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई है 1033 मीटर। अन्य चोटियों के बारे में हम देखेंगे तो मुस्की जो 1086 मीटर है, रेंडाहा, तीसरा आपका तंजारा राजपुरी जो 1030 मीटर है, बदरा जो है 920 मीटर, जतर खुकसुखा ये 990 मीटर है, और धोबोताल तथा उमारता देखने को मिलता है। ये जो उपविभाग है ना, उपविभाग के रूप में इस प्रदेश का जो उत्तर से दक्षिण का जो ओर का क्रम है ना कुछ इस प्रकार है। पहले में देखने को मिलेगा हमको सोहागपुर बेसिन जो छत्तीसगढ़ का बेसिकली हिस्सा नहीं है, ठीक है, इसके अंतर्गत नहीं आता। ये देखिए यहाँ पे मैप में देख लेते हैं, ये जो सोहागपुर बेसिन है वो मध्य प्रदेश की ओर है, ठीक। उसके बाद आपका जो है कन्हार बेसिन, देखिए कन्हार बेसिन ये आपका यहाँ पे दिखेगा, ये वाला हिस्सा देखिए, ये आपका कन्हार बेसिन है। उसके बाद आपको रिहंद बेसिन दिखेगा, रिहंद बेसिन ये बीचों बीच का हिस्सा देखिएगा, ये वाला हिस्सा, ठीक। उसके बाद आपका देवगढ़ की पहाड़ियाँ, ये काफ़ी बड़ा हिस्सा है, ये वाला जो है आपको देखने को मैप में मिल रहा है, ठीक। उसके बाद सरगुजा बेसिन, सरगुजा बेसिन आपका नीचे यहाँ देखिए, इसके जस्ट नीचे पे ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। और हसदेव रामपुर बेसिन जो कोरबा की ओर आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे देखने को आपको मिलता है।
चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। आपका जो पूर्वी बघेलखंड का जो पठार का है ना, उसका उप विभाग हम लोग देखते हैं। तो पहला देखेंगे आपका सोहागपुर बेसिन, जो अभी हमने पढ़ा। तो यह बेसिन बेसिकली छत्तीसगढ़ के हिस्से में नहीं आता और यह पश्चिम बघेलखंड का हिस्सा है। पश्चिम बघेलखंड यानी मध्य प्रदेश की ओर पे, तो इसको आप थोड़ा भूल जाइए। दूसरा देखते हैं आपका कन्हार बेसिन। कन्हार नदी के आसपास का जो बेसिन है, तो इसकी दिशा हमको प्रमुखतः जो है उत्तर पूर्वी दिशा में देखने को मिलेगी। ठीक है, तथा नदी इसमें कौन सी नदी है, तो कन्हार नदी है। ठीक, दूसरी आपका जो इसका विस्तार देखने को मिलता है बलरामपुर जिले से रामानुजगंज क्षेत्र की ओर पे स्थित आपको देखने को मिलेगी इसकी स्थिति। इसके बाद देखते हैं रिहंद बेसिन। रिहंद बेसिन जो है आपकी दिशा इसकी भी आपकी उत्तरी सीमांत जो है देखने को मिलेगी। उपनाम इसका बोला जाता है सिंगरौली, यानी रिहंद बेसिन को कहा जाता है सिंगरौली बेसिन भी हम देखने को मिलता है, कहते हैं। इसकी और स्थिति देखते हैं तो उत्तर में जो है आपका देवगढ़ की पहाड़ियां हैं, इसके उत्तर में देवगढ़ की पहाड़ियां तथा इसके पश्चिम में कन्हार बेसिन आपको देखने को मिलेगा। इसका फैलाव जो है वाड्रफ नगर तहसील जो बलरामपुर में है उसमें देखने को हमको बेसिकली मिलता है। नेक्स्ट आते हैं आपका जो चांद बखार और देवगढ़ की पहाड़ियाँ जो देखने को हमको मिलती है, काफ़ी बड़ा हिस्सा है ये। तो इसका जो फैलाव है ना, जिला जो है आपका जिला मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरिया में देखने को मिलता है। यानी जब 33 जिले नहीं हुए थे, जब 28 जिले थे, तब ये पूरा का पूरा कोरिया जिले में आपका शामिल था। इसका विस्तार जो है आपका जनकपुर, बैकुंठपुर, मनेंद्रगढ़, उत्तरी सूरजपुर, प्रतापपुर, उत्तरी अंबिकापुर, पश्चिमी कुसमी एवं दक्षिणी रामानुजगंज में देखने को मिलेगा। इसकी दिशा जो है उत्तर दिशा की ओर ही होगी, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी नदियाँ बहती हैं ना, बेसिकली उत्तर की ओर ही बहेंगी, क्योंकि ये गंगा नदियाँ पहाड़ तंत्र की ओर पे बहती हैं। ऊंची चोटी यहाँ पे देखने को मिलेगी आपकी देवगढ़ की चोटी, जिसकी आपकी ऊंचाई है 1033 मीटर। ठीक है, ये पूछा गया सवाल भी है। देवगढ़ की पहाड़ी का उत्तरी हिस्सा बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ध्यान देंगे, देवगढ़ पहाड़ी का जो उत्तरी क्षेत्र है ना, वो बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ पे जंगल भी काफ़ी अच्छे घने और आबाद हैं। यह उत्तरी छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक ऊंची भूमि है। उत्तर की ओर पे जो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक ऊंची भूमि पे लेंगे, तो ये सर्वाधिक ऊंची भूमि कहलाता है। प्रमुख शिखर में आपका मुस्की पहाड़ और सोनहत पहाड़ मिलेगा। अन्य उच्च भाग जो है आपका बिजली मैना पहाड़, दियागढ़ पहाड़, जोग पहाड़, बार पहाड़, ये आपको देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टिक कर लीजिएगा, हो सकता है इस बार आ जाए। यह पहाड़ी उत्तर छत्तीसगढ़ यानी पूर्वी बघेलखंड का जो पठार का जो सर्वाधिक हिस्सा है ना, सर्वाधिक उच्च भूमि में आता है। नदी इसकी देखेंगे तो महानदी की जो सहायक नदी हसदो नदी है ना, इसी पहाड़ी से निकलती तथा अपेक्षातया नीची घाटी पे बहती। नीची घाटी मतलब आपका जो है ये जो आपका दक्षिण दिशा की ओर जो महानदी है ना, उसकी ओर इसका अपवाह तंत्र बनता है और दक्षिण दिशा में बहती, नीचे की ओर घाटियों में बहती है। इसका हिस्सा या भाग देखेंगे तो यह पहाड़ी पूर्वी बघेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। पूर्वी बघेलखंड पठार के अंतर्गत ये जो पहाड़ी है, चांद बखार, देवगढ़ की पहाड़ी, वो क्या है आपका पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका सरगुजा बेसिन। सरगुजा बेसिन का जो मध्यवर्ती उच्च मैदान भी कहलाता है ना, तो इसका अन्य नाम है मध्यवर्ती उच्च मैदान यानी पूर्वी बघेलखंड का पठार। इसका विस्तार जो है आपका अंबिकापुर, दक्षिण सूरजपुर, दक्षिण प्रतापपुर, पश्चिम सीतापुर आदि में देखने को मिलता है और देवगढ़, मैनपाट, छुई पहाड़ियों के मध्य रिहंद बेसिन में निर्मित है। इसका बनावट जो है गोंडवाना शैल समूह का है, इसलिए यहाँ पे कोयले की अधिकता पाई जाती है। इसके मध्य से रेहर, गुंगुंटा नदी आदि जो है दक्षिण से उत्तर की ओर, ध्यान दीजिएगा, उत्तर की ओर यानी गंगा नदी की ओर प्रवाहित होती हैं। जैसे बघेलखंड का जो पठार के जो उत्तरी और दक्षिणी में बहने वाली नदियों में कटाव के कारण इस क्षेत्र में क्या हुआ है, कटी हुई पहाड़ियाँ, घाटियाँ तथा इस पर जो है देखने को मिलती हैं। क्या होता है, पहाड़ियों पे जो है जब भी नदियाँ बहती हैं ना, तो इसमें कटाव हो जाता है, गड्ढे हो जाते हैं और ये क्या बनाती हैं, एक नालियों जैसा, ये घाटियों जैसा ये जो है इस पर वगैरह देखने को हमको जनरली मिलता है।
इसका विशेष बात क्या है कि इस बेसिन पर जो है रामगढ़ की पहाड़ी जो विश्व प्रसिद्ध है, इसके लिए प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में प्रसिद्ध है, स्थित है। कहाँ पे? सरगुजा बेसिन पे ही। तो नोट करने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में मुख्यतः सतपुड़ा उच्च श्रेणी वाले पठार देखने को हमको मिलते हैं, यानी ये सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है। इसकी स्थिति देखें तो पूर्वी बघेलखंड पठार के दक्षिण भाग एवं दक्षिण पूर्व में स्थित खुला भूभाग है। ये ध्यान रखेंगे, खुला भूभाग है। दक्षिण पूर्व में जो है पाट प्रदेश में कौन कौन से हैं आपके? मैन पाट, जारंग पाट, समीर पाट, सामरी पाट और जसपुर पाट देखने को मिलते हैं। ये देखिए इसमें देखने को आपको मिलेगा। ये देखिए, ये उत्तर की ओर पे देवगढ़ की पहाड़ी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपका चिरवेन हराई पहाड़ियाँ जो देखने को मिलेंगी, ये वाली, ठीक है, उत्तर दिशा में। उत्तर के बाद दक्षिण दिशा में देखेंगे तो छुई मतरिंगा की जो पहाड़ियाँ होती हैं वह देखने को मिलेंगी। यहाँ पे देखिए इस साइड पे आपका हसदेव बेसिन जो है देखने को मिलेगा, और इस साइड पे आपका तोललेवा, दूला पहाड़, पतरा हिल आदि यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी पाट प्रदेश इस ओर पे है। तो सरगुजा बेसिन जो है इन सब के मध्य में देखने को हमको मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका हसदेव रामपुर बेसिन। ये हसदेव रामपुर बेसिन कहाँ पे है? आपका कोरबा की ओर पे स्थित है। तो इसकी दिशा के बारे में देखें तो राज्य के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हमको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, इसका विस्तार जो है सरगुजा से बिलासपुर की ओर पे है। ध्यान रखेंगे, सरगुजा से बिलासपुर की ओर। प्रमुख खनिज जो है कोयला यहाँ पे भी पाया जाएगा। तो इसकी स्थिति कैसी है यहाँ पे देख लेते हैं। उत्तर में आपका देखने को मिलेगा देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, और आपके दक्षिण पूर्व में देखने को मिलेगा कौन सी? आपकी कोरबा बेसिन, छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ। ये जो है आपकी कहाँ गई? तो ये वाला नहीं, ये साइड पे है ना, इस साइड पे छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ जो आपको देखने को मिलेंगी। दक्षिण पश्चिम में देखेंगे तो ये पेंड्रा लोरमी की पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी, और उत्तर पूर्व में सरगुजा बेसिन आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो इन सब के बीच में आपका हसदेव रामपुर बेसिन देखने को मिलता है, यानी देवगढ़ पहाड़ी के जस्ट नीचे वाला हिस्सा आपका, ठीक है। लेफ्ट में जाएंगे तो इससे लेफ्ट में आपको पेंड्रा पठार वगैरह मिलेगा। राइट में जाएंगे तो छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, और ऊपर की ओर राइट में जाएंगे तो आपको सरगुजा जो बेसिन है वो देखने को मिलता है। इसका जो निर्माण है वो ना हसदेव और उनकी सहायक छोटी नदियों के द्वारा देखने को मिलता है, इस बेसिन का निर्माण। अब आते हैं पूर्वी बघेलखंड के पठार का जो प्रमुख भूस्थल आकृतियाँ हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसको थोड़ा ध्यान दे के पढ़ेंगे। तो पहला आपका कुदारगढ़ या सीता लेखनी की पहाड़ी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे इसकी स्थिति देखते हैं तो ये आपका वलनारे ग्राम सूरजपुर में देखने को मिलेगा। इसकी स्थानीय नाम जो है आपका सीता लेखनी की पहाड़ी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका नामकरण का पीछे जो एक किंवदंती है, इसमें ऐसा कहा जाता है कि वनवास काल के समय में सीता माता जब वनवास काल में इधर पे आई थी तो उन्होंने यहाँ के पत्थरों में कुछ लिखा था, इस वजह से इनको जो है सीता लेखनी की पहाड़ी या सीता लेखनी की गुफा आदि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे एक मंदिर है, कुदरगढ़ी माता का मंदिर, जो प्रसाद योजना से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो इसको एक और नाम से जाना जाता है बाघेश्वरी मंदिर। तो कभी दोनों में से एक अगर दे दिया जाए तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा। मेला यहाँ पे होता है आपका कुदरगढ़ का मेला, जो रामनवमी के समय पे अभी देखने को मिलेगा। दूसरा आपका देखने को मिलेगा यहाँ पे कैमूर पर्वत श्रृंखला, ठीक है। एक्चुअल में ये जो पर्वत श्रृंखला है ना, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का जो है पार्ट है, और ये मध्य प्रदेश के अंदर पे जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ना, उसका एक हिस्सा है। तो इसका विस्तार हमको देखने को मिलेगा कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर की ओर पे देखने को मिलेगा। तीसरा यहाँ पे देखते हैं हम रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। वहाँ पे सीता लेखनी की पहाड़ी पहला देखा, ये दूसरा रामगढ़ की पहाड़ी। तो इसका जो फैलाव है आपका विस्तार सरगुजा में देखने को मिलेगा, और इसका भाग जो है सतपुड़ा पर्वत जो है उसका भाग है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो गुफाएं हैं ना, वो प्रमुख रूप से हमको पूछी जाती हैं अक्सर, ये थोड़ा नोट डाउन रखेंगे कि सीता बेंगरा की गुफा, जोगी मारा की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा वाली जो गुफाएं हैं वो यहीं पे हमको देखने को मिलेंगी। ये सभी रामगढ़ की पहाड़ी का हिस्सा है ना। तट के रूप में यहाँ पे देखने को मिलेगा आपका रामगढ़ पहाड़ी,
जो मंदाकिनी नदी के किनारे पे स्थित है। ये कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है? मंदाकिनी नदी के किनारे पे स्थित है। थोड़ा नोट डाउन रखेंगे। इसके खोजकर्ता कौन थे? आपके कर्नल आउस्ले। ठीक है, कर्नल आउस्ले के द्वारा 1848 में इसकी जो है खोज की गई थी। खोज मतलब एक्चुअली क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा जंगलों के बीच में घिरा हुआ है। तो अब जब भी वहाँ पे विज़िट करेंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे, कोई चीज़ों खोजने की कोशिश करेंगे, तो आज भी बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो अभी तक खोजी नहीं गई हैं। इसका प्रकाशन जो है जर्मन के जो डॉक्टर ब्लास्ट ने 1904 यानी आपका जो 1904 में है इसका किया था। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट में इसका प्रकाशन उन्होंने ही किया था। इतिहास जो है साक्ष्य के रूप में इतिहास में कई कालखंडों में साक्ष्य संयोज किया गया है, रखा गया है, प्राप्त किया गया है। तो रामायण कालीन साक्ष्य मिलता है, मौर्य कालीन साक्ष्य मिलते हैं और गुप्त कालीन साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो रामायण कालीन साक्ष्य में आपका सीता बेंगरा की गुफा, सीता कुंड, लक्ष्मण बेंगरा, रावण दरवाजा, फिफ्थ आपका तुर्रा पानी और सिक्स आपका रामगढ़ का किला। ये सभी जो है आपका रामायण कालीन साक्ष्य हैं। देखिए इसमें रामायण से जुड़े जितने भी पात्र हैं वो सभी इसमें सीता माता का है, लक्ष्मण है, रावण है, तुर्रा पानी और आपका रामगढ़। यहीं पे आपका मौर्य कालीन के रूप में देखेंगे तो सिर्फ एक आपका जोगी मारा की जो गुफा है वो देखने को मिलती है। और गुप्त कालीन में आपका महाकवि कालिदास जी जो है यात्रा वृत्तांत लिखे हैं जिसमें रामगिरी के बारे में आपका रूप में उल्लेखित किया गया है। जो रामगढ़ था ना उसको रामगिरी के नाम से वहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं आपका सीता बेंगरा वाला जो गुफा है। तो इसके बारे में थोड़ा देखिएगा कि यह विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। पहला चीज, इसे सरगुजा का अजंता गुफा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आषाढ़ माह में जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है जिसका वर्णन कालिदास कृत मेघदूतम में देखने को मिलता है। यहाँ 200 ईसा पूर्व में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। ठीक, ध्यान देंगे, नाट्य शास्त्र की रचना की थी यहीं पे, इसलिए इसको प्राचीनतम नाट्यशाला भी कहने को देखने को मिलता है। जोगी मार्ग की जो गुफा है वो मौर्यकालीन गुफा है और यह गुफा जो है सीता बेंगरा गुफा से सटी हुई है। ध्यान देंगे दोनों एक जगह पे सटा हुआ है। यहाँ नर्तक देवदत्त एवं सुतनुका की प्रेम गाथा का वर्णन देखने को मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। इस गुफा में उत्कीर्ण लेख की भाषा पाली एवं लिपि ब्राह्मी है। यहाँ पे जो पाली भाषा में देखने को हमको मिलता है और ब्राह्मी लिपि में आपको देखने को ये मिलता है। तीसरा आपका लक्ष्मण बेंगरा की जो गुफा है, यह गुफा जो है जोगी मारा गुफा के समकक्ष स्थित है। और हाथी पोल की गुफा, ये हाथी पोल की गुफा जो है आपको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, हो सकता है इस बार पूछ लें कि इस गुफा में विशाल सुरंग है जहाँ क्या है कि एक हाथी आसानी से गुजर सकता है। इस कारण इसे हाथी पोल, पोल मतलब क्या होता है, छेद है ना, छत्तीसगढ़ी वर्ड है आपका हाथी पोल, तो उसकी गुफा है। इस गुफा के अंदर एक कुंड भी है जिसे सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर पे आता है ना सीता कुंड, ध्यान रखेंगे। हाथी पोल की जो गुफा है, हाथी पोल की गुफा को हाथी पोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक हाथी उसमें से उस सुरंग में से होके जा सकता है। दूसरी चीज, इस गुफा के अंदर एक ऐसा कुंड है जिसका नाम है सीता कुंड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपसे कभी एग्जाम में ऐसा पूछ लेगा कि सीता कुंड की गुफा कहाँ स्थित है, वो दुनिया भर के ऑप्शन दे देगा और एक दे देगा हाथी पोल की गुफा, तो सही करेक्ट आंसर आपका हाथी पोल की गुफा वहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर दिए जाते हैं आपको घुमाने के लिए। ठीक है, अब गुफा के अंदर पे वो सीता कुंड है, यहाँ पे जोगी मारा दे दिया, सीता बेंगरा की गुफा दे दिया, लक्ष्मण बेंगरा दे दिया, हाथी पोल की गुफा दे दिया, तो सीता बेंगरा, जोगी मारा, लक्ष्मण बेंगरा ऐसा लगेगा वो सीता से जुड़ा हुआ है, तो इसमें हो सकता है। लेकिन हाथी पोल की गुफा के अंदर है आपका सीता कुंड। तो इसी तरीके से क्वेश्चन जो है उलझाए जाते हैं। आपका जो है मांझटोली की पहाड़ी, मांझटोली की पहाड़ी जो है जिला जो देखेंगे मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में देखने को मिलता है। और यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है जिसे बनास नदी कहते हैं। सोनहत की पहाड़ी, इसका जो जिला है ये भी आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर देखने को मिलेगा और यहाँ पे प्रमुख रूप से कोयला ही खनिज के रूप में देखने को मिलता है। या
यहाँ पे प्रमुख रूप से अर्ध कोकिंग कोयला प्राप्त किया जाता है। ठीक, इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है, इसलिए ना इसको छोटे छोटे पार्ट में ही करेंगे। जिसको जितना देखना होगा वो आगे नेक्स्ट करते करते देख लीजिएगा। इससे क्या होगा, जिसको थोड़ा कम समय होगा वो देख लेंगे, और जो वीडियोस के जो होते हैं ना, आप उसको पार्ट बाय पार्ट अगर देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। इसलिए मैं इसको थोड़ा छोटा यहीं पे ही ब्रीफ करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।